हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से जिस विषय पर बात करूंगी वह है यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के विषय में, तथा जिसे हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। आज के मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि इस एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, तथा इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करने से कैंडिडेट्स किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और पेपर 1 का सिलेबस क्या है, इसके विषय में बात करूंगी। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेट एग्ज़ाम्स को क्यों कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं तथा इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के पश्चात कैंडिडेट्स को किस पोस्ट की प्राप्ति होती है या किस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो यहाँ पे नेट एग्ज़ाम्स को देने के पश्चात जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे हम जेआरएफ के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो भी परीक्षार्थी जेआरएफ उनको प्राप्त होती है उन्हें एक पर्टिकुलर स्टाइफेंड दिया जाता है प्रति महीने, जिसके आधार पे वो जो है अपना रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं आगे कि आखिर में ये परीक्षा किस माध्यम से की जाती है और इसके एजेंसी कौन सा है जो इस परीक्षा को कंडक्ट करती है। तो इस परीक्षा का माध्यम जो है वो ऑनलाइन होता है। जो एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसे हम एनटीए के नाम से जानते हैं। और जो वेबसाइट जहाँ पे हमें संपूर्ण जानकारी इस परीक्षा के विषय में मिलती है वह है ugcnet.nta.nic.in। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की या पात्रता मापदंड के विषय में, तो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स बैठते हैं उनके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हालांकि हम यह देखते हैं कि जो आयु सीमा है वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अब कितने प्रतिशत मार्क्स की आवश्यकता है जिन कैंडिडेट्स को इस एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 55% मार्क्स उनका मास्टर्स में होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को, उनके लिए मास्टर्स में 50% मार्क्स निर्धारित किया गया है। और जितने भी कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व प्राप्त की है, उन्हें 5% का रियायत दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जो पीएचडी डिग्री धारक हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री 19 सितंबर 1991 से पूर्व हासिल की है, उनके लिए जो प्रतिशत मार्क्स की आवश्यकता है वह 50% है, जिसके आधार पे वो इस मार्क एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब हम आते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो फर्स्ट पेपर है कंपलसरी पेपर, वो पहला पेपर होता है जो सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होता है। जितने भी कैंडिडेट्स इस नेट एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनके सभी के लिए यह पेपर कॉमन होता है, जिसे हम अनिवार्य पत्र या फर्स्ट पेपर के नाम से जानते हैं। जो सेकंड पेपर है उसे हम ऐच्छिक पत्र कहते हैं या ऑप्शनल पेपर होता है। जो कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट रहता है मास्टर्स में, वही उनके द्वारा पेपर 2 का एग्ज़ाम्स दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स का एग्ज़ाम देना होता है कैंडिडेट को, पेपर 1 और पेपर 2 का। अब हम आते हैं कि इस परीक्षा का कुल अंक, कितना अंकों का ये एग्ज़ाम है, कितने समय के लिए एग्ज़ाम होता है या कितना समयांतराल होता है, और परीक्षा किन किन महीनों में और कब कब आयोजित की जाती है। यदि हम परीक्षा के आयोजन के विषय में बात करते हैं तो ये परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, जून में और दिसंबर में। हालांकि इस वर्ष जो है जून में एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के विषय के कारण एग्ज़ाम्स डिले हो गए और उसका डेट जो डिक्लेयर हुआ है वो सितंबर से इसका एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो होता है वो वर्ष में दिसंबर में होता है। तो इसका अर्थ है कि ये जो 2 महीने हैं वह निर्धारित किया गया है, जून और दिसंबर, जिसमें कि यूजीसी जो है नेट की एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है। कितने कुल अंकों का ये एग्ज़ाम है, तो ये 300 अंकों का है। जो पहला पत्र है, पत्र 1 या फर्स्ट पेपर, उसमें प्रश्नों की संख्या 50 होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि जो फर्स्ट पेपर है वह 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर का 1 घंटे का होता है। जो सेकंड पेपर है उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं,
जिसका अर्थ है कि जो सेकंड पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है और यह एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, यानी कि यह एग्ज़ाम 3 घंटों का होता है। कुल प्रश्न इस एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वह 150 हैं और कुल अंक जो इस एग्ज़ाम के लिए निर्धारित की गई है वह 300 अंक निर्धारित की गई है। अब हम आते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस पे या पाठ्यक्रम में, जो कि हर एक कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है और कॉमन भी होता है, जिसमें कि इस फर्स्ट पेपर का सिलेबस को 10 यूनिट्स में बांटा गया है या भागों में बांटा गया है। प्रत्येक यूनिट जो होता है वह उसमें 5 प्रश्न उससे निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक यूनिट जो होता है वो 10 अंकों का होता है। अब मैं एक एक करके आपसे जस्ट इसका एक लिस्ट आउट कि हाँ कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है। तो फर्स्ट है शिक्षण योग्यता, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कॉम्प्रीहेंशन, फोर्थ संचार, फिफ्थ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ लॉजिकल रीजनिंग, फिर नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, नागरिक विकास और पर्यावरण और लास्टली जो है उच्च शिक्षण प्रणाली। तो यहाँ पे इस स्लाइड से या फिर हम ये जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का और इसे जो 10 भागों में विभाजित किया गया है, इससे ये यहाँ पे समझा जा सकता है कि यह बिल्कुल एक टेस्ट करने का तरीका है कैंडिडेट्स का कि आखिर में उनका सोच समझ या उनका सोचने का तरीका कैसा है और यदि वो टीचिंग लाइन में आ रहे हैं तो कितने वो तैयार हैं इस फील्ड में आने के लिए। इसको टेस्ट करने का ये तरीका है फर्स्ट पेपर जो एग्ज़ाम का सिलेबस बनाया गया है उसके द्वारा। रिसर्च की कितनी जानकारी है, क्योंकि कोई भी जो इस फील्ड में टीचिंग फील्ड में आते हैं उनके लिए रिसर्च लगातार करना आवश्यक होता है। तो पहले से ही जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं उस एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में उनको रिसर्च की कितनी जानकारी है, तथा क्योंकि जब हम टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो वो बोल चाल जो है वो बहुत आवश्यक है। हमारा जो या कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कॉम्प्रीहेंशन का भी यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। साथ ही साथ क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से ये समझा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर और उसके नॉलेज के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, तो इसे भी इस पाठ्यक्रम के द्वारा कैंडिडेट्स का टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे नागरिक विकास, पर्यावरण और उच्च शिक्षण प्रणाली, इससे यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या इसमें आ करके अपीयर हो रहे हैं तो उनको कितनी जानकारी है अपने आसपास के वातावरण की, तथा क्योंकि वो जुड़ने जा रहे हैं उच्च शिक्षण से, तो उच्च शिक्षण प्रणाली में क्या चेंजेस हुआ है या क्या इसमें माध्यम है, किस प्रकार से हमारा कौन कौन सा नियम बना हुआ है हायर एजुकेशन को लेकर के, उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो एक प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि जो है कैंडिडेट्स को पूरे तरीके से ये टेस्ट किया जा सके कि कितने वो तैयार हैं इस टीचिंग फील्ड में आने के लिए। अब यदि इस एक पेपर के तैयारी के विषय में बात की जाए तो इस पेपर को तैयारी करने का इस पेपर का बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो लगातार प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इसमें क्योंकि जितने भी पार्ट्स हैं, या वो लॉजिकल रीजनिंग हो और मैथमेटिकल रीजनिंग हो, ये बिना प्रैक्टिस के, और जितने भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिना प्रैक्टिस किए पॉसिबल नहीं है इस पेपर को क्लियर करना। और जितने भी पार्ट्स हैं 10 यूनिट्स हैं वो बहुत आवश्यक हैं हर एक के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो निर्धारित हैं बराबर की संख्या में, अंक भी जो निर्धारित किए गए हैं हर एक भाग के लिए वो भी सिमिलर है। इसलिए हर एक भाग पे अपना ध्यान देते हुए इस पेपर का तैयारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें करंट अफेयर्स के भी होते हैं, तो इसकी तैयारी करने के लिए आप जो है मेरे ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है @toperstouch, उसको विजिट कर सकते हैं। उसमें डेली मैं पोस्ट करती हूँ जीके अपडेट करके, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स है। और इसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी जो सेक्शंस है करंट अफेयर्स से, यदि उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जो पोस्ट्स हैं और वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जितने भी छात्र जिनका सेकंड पेपर ऑप्शनल हिस्ट्री है वो मेरे ब्लॉग पे जाकर के हिस्ट्री विषय में जितने भी पोस्ट किए गए हैं उसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं वीडियोस, जिससे जा करके मैं उम्मीद करती हूँ देखते हुए, सुनते और पढ़ते हुए उससे इस एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।